नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति की राजस्थान दुर्ग श्रृंखला के अंदर आज आप पहुंचे हैं हम एक ऐसे किले पर चर्चा करने के लिए जो किला राजपुताने के उस किले के रूप में जाना जाता है जो सर्वाधिक आक्रमणों का शिकार हुआ। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की जो कभी चौहानों की विरासत रहा, कभी वो किला मुगलों के पास रहा, तो कभी वह किला अंग्रेजों की राजधानी के रूप में विख्यात रहा। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की जिसे हमारे विद्वान बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहकर पुकारा, और मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की जो राजस्थान के हृदय नगरी के किले के रूप में जाना जाता है। मैं अजमेर के तारागढ़ किले की चर्चा आज करने वाला हूं। एक ऐसा किला जिसे अजमेर का तारागढ़ किला कहते हैं, एक ऐसा किला जिसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं, और एक ऐसा किला जिसे गढ़ बीठली कहते हैं। उस किले पर बात को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। शीर्षक लगा दीजिएगा और बहुत अच्छे से लगन के साथ इस किले के दर्शन कर लीजिए। अगर कभी अजमेर के तारागढ़ के किले की सैर आपने नहीं की है तो अजमेर के तारागढ़ के किले की सैर आज मैं आपको कराने वाला हूं। अजमेर का तारागढ़ किला जो आप देख सकते हैं, ये अजमेर का तारागढ़ का किला जिस पर बात आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर होने वाली है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो अजमेर के इसी तारागढ़ के दुर्ग के ऊपर होने वाला है। हेडिंग सभी विद्यार्थी लगा दीजिएगा, अजमेर का तारागढ़ किला, अजमेर का तारागढ़ किला। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। ये शुक्र नीतिकार के अनुसार अगर बात करें तो विद्यार्थियों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे अजय मेरू का किला, अजय मेरू दुर्ग, इसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस किले के लिए क्या क्या नाम यूज कर सकते हैं? इस किले के लिए जो नाम आप यूज कर सकते हैं, तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू दुर्ग और गढ़ बीठली। शुक्र नीतिकार जिसकी चर्चा मैंने दुर्ग श्रृंखला के पहले वीडियो में की थी, शुक्र नीतिकार ने भारत में दुर्गों की जो श्रेणियां, मतलब हमारे यहाँ दुर्गों की जो श्रेणियां मानी, वो कितनी मानी? 9, जिस पर पहले भाग में हमने बात की थी। तो शुक्र नीतिकार के अनुसार तारागढ़ दुर्ग कह दूं, अजय मेरू का दुर्ग कह दूं, ये गढ़ बीठली कह दूं, कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा? ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर आएगा। ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूं हमारे इतिहासकार और अजमेर की नगरी के रहने वाले, अजमेर जिसको राजपुताने की कुंजी कहते हैं, अजमेर जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, अजमेर जिसको भारत का मक्का कहते हैं, बताना चाहूँगा इसी अजमेर की धरती के रहने वाले और भारत के एक मशहूर समाज सुधारक, भारत के मशहूर इतिहासकार हरबिलास सारदा, जिन्होंने अजमेर के ऊपर बहुत सारी बातें करी है। उन्होंने कहा है कि कदाचित मतलब उन्होंने संभावना के लहजे से कहा है। हरबिलास सारदा ने कहा है कि कदाचित ये भारत का पहला गिरी दुर्ग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महोदय हरबिलास सारदा कह रहे हैं। हमारे महोदय हरबिलास सारदा जो अजमेर के ही रहने वाले थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे। ये वही हरबिलास सारदा है जिनके नाम से आपको ध्यान हो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, आपको मैं बताना चाह रहा हूं बाल विवाह निरोधक अधिनियम जिसको हम सारदा एक्ट कहते हैं, ये सारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ये सारदा एक्ट जो 1929 में बना, ये सारदा एक्ट जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में बना, ये सारदा एक्ट जिसके प्रयासों का परिणाम था वो थे मिस्टर हरबिलास सारदा। हरबिलास सारदा ने क्या कहा? हरबिलास सारदा ने कहा, तारागढ़ के किले के बारे में कहा कि कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है ये। कदाचित ये तारागढ़
भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। ये संज्ञा किसने दी? ये संज्ञा दी हरबिलास सारदा ने। वो इसी अजमेर की धरती से संबंध रखते थे। बात हरबिलास सारदा पे फिर करूं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये तारागढ़ का दुर्ग जब बना तो इसका प्रारंभिक नाम तारागढ़ नहीं था, इसको कहते थे अजय मेरू का दुर्ग। इसका सबसे शुरुआती नाम क्या था? वो था अजय मेरू का दुर्ग। और आज की तारीख में ये गढ़बीठली भी कहलाता है, परंतु जिस नाम से ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है अजमेर का तारागढ़। तारागढ़ की पहाड़ी, और उस तारागढ़ की पहाड़ी पर आया ये किला जो भारत में मैं कहूंगा राजपुताने के एक ऐसे किले के रूप में माना गया जो राजपुताने पर होने वाले आक्रमणों को बहुत हद तक जिसने झेले। बताना चाह रहा हूं अजय मेरू का दुर्ग कालांतर में तारागढ़ क्यों पड़ गया और अजय मेरू का दुर्ग गढ़बीठली क्यों कहलाता है, क्या कारण है इसके पीछे, हम उन तथ्यों की गहराई में भी चलने का प्रयास आज की इस कक्षा के अंदर करने वाले। सबसे पहले ले चलूंगा अजमेर के इस तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू का जो दुर्ग है, इस अजय मेरू के दुर्ग की निर्माण गाथा के ऊपर। सबसे पहले बात इस किले के निर्माण की जाए, इस किले के निर्माता की जाए, तो मैं बताना चाह रहा हूं इस किले का निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर, इस किले का निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान शासक अजय राज ने करवाया। अब क्या अजय राज ने इस किले का निर्माण 1113 में करवाया? दुनिया यही कहती है, बहुत सारे इतिहासकार भी यही कहते हैं, परंतु इतिहासकार हरबिलास सारदा इससे इत्तफाक नहीं रखते। इतिहासकार हरबिलास सारदा ये कहते हैं कि यह किला 7वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासक अजय पाल ने बनवाया। लेकिन हरबिलास सारदा के मत को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी सारे इतिहासकार क्या मानते हैं, ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं, चौहानों की हिस्ट्री लिखने वाले ज्यादातर हिस्ट्रियन क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि इस किले का निर्माण 1113 के अंदर अजय राज ने करवाया। तो अगर मैं इस किले के निर्माण की बात करूंगा तो जो मत सबसे ज्यादा प्रचलित है वो मत तो हमारे को ध्यान रखना ही है। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान शासक, हालांकि सपालदक्ष के चौहान कह दो तो भी दिक्कत नहीं है, सांभर के चौहान कह दो तो भी दिक्कत नहीं है, साकंभरी के चौहान कह दो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन चौहानों का जो राजा हुआ जयराज, उसने जब तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया तो उस तारागढ़ के चारों ओर उसने एक नगर बसाया और उस नगर को क्या कहा? अजमेर। और वही अजमेर इनकी राजधानी भी बना। इसलिए मैं कह रहा हूं अजमेर के चौहान शासक, अजमेर के चौहान शासक कौन थे? वो चौहान शासक थे अजय राज। वो चौहान शासक कौन थे? वो चौहान शासक थे अजय राज। और चूंकि अजमेर के चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर इस किले का निर्माण कराया, इसलिए ये किला किस नाम से लोकप्रिय हुआ? ये किला अजय मेरू के दुर्ग के नाम से, अजय मेरू के गढ़ के नाम से लोकप्रिय हो गया। इस किले का प्राचीन नाम क्या है? अजय मेरू का दुर्ग। लेकिन मैंने आपको बताया अभी और फिर बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को रिवाइज कर रहा हूं कि अजय राज के बारे में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इस किले का निर्माण अजय राज ने करवाया, परंतु अजमेर के रहने वाले एक इतिहासकार, एक समाज सुधारक जिनका नाम था हरबिलास सारदा, उन्होंने इस किले का निर्माण किसके द्वारा माना है? उन्होंने माना है कि यह किला 7वीं शताब्दी में अजय पाल के द्वारा बनाया गया। यह किला 7वीं शताब्दी के अंदर किसके द्वारा बनाया गया? अजय पाल के द्वारा बनवाया गया। ये किसने कहा? ये कहा हरबिलास सारदा ने, द्वारा बनवाया गया। आप साथ साथ अपनी कॉपी में नोट भी करते रहा करो, क्योंकि कॉपी में नोट करोगे ना तो याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा। बाकी आप कितने ही वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, लेकिन साथ साथ नोट करिए। और मैं इतना धीरे बोलता हूँ, आराम से कॉपी के अंदर अपन
नोट करना चाहे, जो नोट करना चाहेगा वो कर सकता है, जो नोट नहीं करना चाहेगा उसके लिए तो भले ही कितना ही आप कह दो कोई मतलब नहीं है। तो अजय मेरू का ये दुर्ग, अजय मेरू का ये गढ़, इसके बारे में सिंपल सी बात अपने जहन में होनी चाहिए कि 1113 के अंदर, अगर इतिहासकार हरविलास शारदा का उल्लेख परीक्षा में नहीं है और अपने को सीधा सीधा पूछा है कि ये किला किसने बनाया, तो 1113 में अजमेर के चौहान शासक अजय राज के द्वारा बनाया गया। ये किला किस वंश की देन है? ये किला चौहान वंश की देन है। और हरविलास शारदा जिन्होंने इसे भारत के पहले गिरिदुर्ग की संज्ञा दी, उन्होंने ये कहा है कि ये किला 7वीं शताब्दी के अंदर किसने बनाया था? अजय पाल ने बनाया। परंतु फिर आगे ले चल रहा हूं मैं आपको। ये अजय मेरू का गढ़, ये अजय मेरू का किला जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, इस किले को तारागढ़ भी कहते हैं और इस किले को गढ़ बीठली भी कहते हैं। वैसे एक तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है जिसकी चर्चा अगले भाग में मैं करूंगा, जब आऊंगा उसके भाग के ऊपर। मैं बताना चाह रहा हूं तारागढ़, इसका नाम कैसे पड़ा? कहते हैं कालांतर के अंदर मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े भाई उड़ना पृथ्वीराज कुछ समय के लिए अजमेर के तारागढ़ के किले में रुके। मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े भाई जो धावा मारने में बड़े तेज थे, ऐसा लगता था जैसे उड़कर आ गए हैं धावा मारने के लिए। और वो उड़ना पृथ्वीराज, हमने चित्तौड़ के दुर्ग का जो वीडियो पढ़ा उसमें उड़ना पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर का जिक्र किया था ना, तो वही उड़ना पृथ्वीराज, आपको ध्यान हो, उड़ना पृथ्वीराज की चर्चा जब मैं करता हूं तो कहते हैं उड़ना पृथ्वीराज इस किले में कुछ समय रुका और उड़ना पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस तारागढ़ में कुछ महलों का निर्माण करवाया। तारागढ़ के अंदर कई सारे निर्माण कार्य वो उड़ना पृथ्वीराज के द्वारा करवाए गए और उस उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर इस किले को क्या कहा गया? तारागढ़ कहा गया। तो तारागढ़ जो नाम इस किले का पड़ा है वो मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े भाई, और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े भाई कौन थे? उड़ना पृथ्वीराज थे। उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी कौन थी? उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी थी ताराबाई। आपको ध्यान हो, उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी जो तारा, उस तारा के नाम पर, उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। तो ये बात भी हमारे को समझ में आनी चाहिए कि उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर इस किले को हम क्या कहते हैं? इस किले को हम तारागढ़ कहते हैं। उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर इस किले को हम क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। तो ये भी एक तथ्य हमारे को जहन में आना चाहिए कि उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर इस किले को क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। लेकिन अब एक सवाल यहां पर और खड़ा होता है कि इस किले को गढ़ बीठली क्यों कहते हैं? अब इस किले को गढ़ बीठली कहने के पीछे दो कारण हैं। अब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये किला बीठली की पहाड़ी पर है। वही बीठली की पहाड़ी आज तारागढ़, जो तारा नाम था उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा, उसके नाम पर इस बीठली की पहाड़ी को आज तारागढ़ की पहाड़ी कहते हैं। तारागढ़ की पहाड़ी ये नाम धीरे धीरे पड़ गया। तो कहने का मतलब तारागढ़ दुर्ग भी उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर है और तारागढ़ पहाड़ी ये नाम भी उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर। लेकिन तारागढ़ पहाड़ी का पुराना नाम बीठली की पहाड़ी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गढ़ बीठली कहने के पीछे दो कारण हैं। एक तो कारण कई लोग ये कहते हैं कि ये किला बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण, बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो किला है ये बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण, बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे क्या कहा गया? इसे गढ़ बीठली कहा गया। लेकिन दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां के काल में यहां के दुर्गाध्यक्ष हुए और जिनका नाम था विट्ठलदास गौड़।
तो विट्ठल से भी विठली नाम पड़ गया, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो कहने का मतलब मुगल बादशाह शाहजहां के अधिकार में जब ये किला रहा, मुगल बादशाह शाहजहां के काल में जब ये किला शाहजहां के अधिकार में रहा, तो शाहजहां के किले के अंदर यहाँ के जो दुर्गाध्यक्ष थे, बताना चाह रहा हूं कि शाहजहां के काल के अंदर यहाँ के दुर्गाध्यक्ष जिनका नाम था विट्ठल दास गौड़, क्या नाम था? विट्ठल दास गौड़। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, शाहजहां के काल के अंदर यहाँ के दुर्गाध्यक्ष थे विट्ठल दास गौड़। तो विट्ठल दास गौड़ के नाम पर विट्ठल से विठली और विठली से बीठली, तो कई लोग ये कहते हैं कि जो बीठली की पहाड़ी नाम पड़ा ना, वो विट्ठल दास गौड़ के नाम पर पड़ा, और कई लोग ये कहते हैं कि गढ़ बीठली जो है वो बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़ बीठली कहते हैं। तो ये जो तारागढ़ है, आपको पता चला इसके नामों का किस्सा। अजय मेरू दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माता अजय राज है। हरविलास शारदा ने भले ही 7वीं शताब्दी के अंदर अजयपाल को मान लिया हो। दूसरी चीज, तारागढ़ क्यों कहते हैं? उड़ना पृथ्वीराज की धर्मपत्नी तारा के नाम पर कहते हैं। और तीसरी चीज आपको जानकारी में लाना चाहूंगा, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि गढ़ बीठली क्यों कहते हैं? कुछ लोग बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण, तो कुछ लोग शाहजहां के काल में यहाँ का दुर्गाध्यक्ष विट्ठल दास गौड़ के होने के कारण इस किले का नाम क्या पड़ गया? गढ़ बीठली पड़ गया। ये इसकी नाम की गाथा थी जो अजमेर के तारागढ़ के बारे में कहते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में एक तथ्य यह भी आता है कि अजमेर का जो तारागढ़ किला है, राजस्थान के एक ऐसे किले के रूप में इसकी पहचान है जो किला सर्वाधिक आक्रमणों का शिकार रहा। मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वाधिक आक्रमण आवे तो तारागढ़, लेकिन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आवे तो भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक आक्रमण आवे तारागढ़ और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आवे तो सीधी सीधी बात है, अपने को ध्यान रखना है, भटनेर का किला। यहां पर बताना चाह रहा हूं, सर्वाधिक आक्रमणों का शिकार यह किला रहा। यह किला कभी चौहानों के हाथ में भी रहा, यह किला कभी सल्तनत काल के मुस्लिमों के हाथ में भी रहा, कभी यह किला मुगल मुस्लिमों के हाथ में भी रहा, तो कभी यह किला अंग्रेजों के हाथ में भी रहा। तो कहने का मतलब इस किले के अधिपति बार बार बदलते रहे और यह किला बहुत सारे आक्रमणों का शिकार होता रहा, मगर इस किले में कोई साका नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस किले पर हम किसी राजा महाराजा की गाथा की बात नहीं करेंगे। और रही बात अजमेर के पृथ्वीराज चौहान की, तो हम राजस्थान इतिहास में जब चौहान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, क्योंकि राजपुताने की धरती हो और चौहान शासकों में पृथ्वीराज का जिक्र ना आए तो हो ही नहीं सकता। और उस पृथ्वीराज को तो हम अजमेर का ही पृथ्वीराज चौहान कहकर ही तो पुकारते हैं। तो अजमेर का किला, तारागढ़ किला, ये उस पृथ्वीराज चौहान की वीरता का निश्चित रूप से साक्षी रहा है, ये कहने में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर पृथ्वीराज चौहान की गाथा हम राजस्थान इतिहास में पढ़ते हैं, इसलिए यहां उस गहराई में जाने की आवश्यकता भी हमें नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको और लेकर आ रहा हूं, इस किले को अरावली का अरमान कहते हैं। ये किला है ना तारागढ़, इसको अरावली पर्वतमाला का अरमान कहते हैं। ये तारागढ़ की पहाड़ी पर है, इसे अरावली का अरमान कहते हैं। और विद्वान बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहकर पुकारा है। राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि आपने सुनाई होगा। राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर, देखो भारत पूर्व के अंदर ही, अगर दुनिया के परिदृश्य में देखें तो यूरोप पश्चिम में, इस हमारा जो भारत है वो पूर्व में। तो पूर्व का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर, ये संज्ञा किसने दी? ये संज्ञा इस अजय मेरू के दुर्ग के लिए, तारागढ़ दुर्ग के लिए बिशप हैबर ने ये संज्ञा दी। बिशप हैबर ने, आपने जिब्राल्टर जल संधि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो जिब्राल्टर, यूरोप के जिब्राल्टर के नाम पर इस किले की तुलना जो है वो जिब्राल्टर दुर्ग से की बिशप हैबर ने। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का या पूर्व का क्या कहा? जिब्राल्टर का।
इसे बिशप हेबर ने राजस्थान का या पूर्व का क्या कहा, जिब्राल्टर का। मैं अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कुछ विशेष बातें भी आपको बताना चाह रहा हूं जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ विशेष रूप से जब अजमेर के तारागढ़ में आते हैं हम, एक तो यहाँ पर आपको 14 बुर्ज, जैसे सोनारगढ़ के अंदर आप 99 बुर्ज पढ़ते हैं, अलग अलग किलों के अंदर बुर्जों की संख्या पढ़ते हैं ना, तो बुर्जों के बारे में मैं पहले के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें आपको समझा चुका हूं कि बुर्ज क्या होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 14 विशाल बुर्ज, वो बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। 14 विशाल बुर्ज, जिसके लिए ये जाना जाता है अजमेर का तारागढ़ किला। यहां पर एक मशहूर दरगाह है, और वो मशहूर दरगाह किसकी है, हजरत मीरान शाह की दरगाह। हजरत मीरान शाह की दरगाह अजमेर के इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर ऊंचाई पर हजरत मीरान शाह की दरगाह है। ऊंचाई पर एक मुस्लिम संत हजरत मीरान शाह की दरगाह है। और हजरत मीरान शाह की बात करता हूं, हजरत मीरान शाह की बात करूं, आपको ध्यान हो ये हजरत मीरान शाह कौन थे। हजरत मीरान शाह कह दीजिए, नहीं तो मीर सैयद हुसैन कह दीजिए, कहने को संत है लेकिन आपको ध्यान हो एक सैनिक कमांडर हुआ करते थे, हजरत मीर सैयद हुसैन। हजरत मीर सैयद हुसैन जिसकी चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं, हजरत मीरान शाह कहिए चाहे मीर सैयद हुसैन कहिए, कहते हैं कि ये हजरत मीर सैयद हुसैन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले थे। मतलब ख्वाजा साहब के पास ये जाते थे, ख्वाजा साहब के चेले थे तो संत व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन हजरत मीरान शाह जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं ना, इनको मोहम्मद गौरी ने तारागढ़ का कमांडर नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने तारागढ़ का सैनिक कमांडर, तारागढ़ जो दुर्ग है ना उसकी दुर्ग रक्षा का भार सौंपा था। तो तारागढ़ का सैन्य कमांडर हजरत मीर सैयद हुसैन को बनाया था, मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपॉइंट किया था। और ये जो मीर सैयद हुसैन थे, ये राजपूतों के साथ में लड़ाई की इन्होंने, और राजपूतों के साथ में लड़ाई के अंदर ये अपने सिपाहियों के साथ मारे गए। राजपूतों के साथ लड़ाई में अपने सिपाहियों के साथ ये मारे गए। तो सिपाहियों के साथ में इनके सिपाही भी मरे, इनकी भी मौत हो गई। और जब ये राजपूतों के साथ लड़ाई के अंदर अपने सिपाहियों के साथ मारे गए, उस समय ये तारागढ़ की दुर्ग रक्षा का भार इनके कंधों पर था, और मोहम्मद गौरी ने इनको तारागढ़ का सैन्य कमांडर अपॉइंट कर रखा था। और तब राजपूतों के साथ में इनकी लड़ाई हुई और ये अपने सिपाहियों के साथ जब मारे गए, तो कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह है ना अजमेर में, ख्वाजा साहब, वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग आए थे, पास में ही है, वहीं रहते थे। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर ख्वाजा साहब आए, और ख्वाजा साहब ने हजरत मीरान शाह और उनके जो सिपाही जिनकी मौत हो गई थी राजपूतों के साथ लड़ाई में, उनको उसी स्थान के ऊपर कहते हैं कि दफनाया गया। तो जब दफनाया गया तो वहां उनकी स्मृति में कालांतर के अंदर एक दरगाह बन गई, और वो दरगाह हजरत मीरान शाह की दरगाह के नाम से जानी जाती है। और हजरत मीरान शाह का घोड़ा जो उस किले के अंदर मारा गया था, उस घोड़े की मजार भी है। और आपको बताना चाहूंगा ये दुनिया की इकलौती अश्व मजार मानी जाती है। मतलब अगर कहीं कोई बनाई और जानकारी में नहीं है तो अलग बात है, बाकी इसे दुनिया की एकमात्र अश्व मजार, घोड़े की मजार माना जाता है। और अपने को याद करने का तरीका बड़ा सिंपल होना चाहिए, तारा, मीरा और घोड़ा, तारा, मीरा और घोड़ा, तारा, मीरा, घोड़ा। तारा से तारागढ़ दुर्ग, मीरा से मीरान शाह की दरगाह, और घोड़ा, घोड़ा से उनके घोड़े की मजार, उनके घोड़े की मजार। तारा, मीरा, घोड़ा, तारा से तारागढ़, मीरा से मीरान शाह और घोड़े से घोड़े की मजार। तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि हजरत मीरान शाह की दरगाह
कहां पे है, कौन से किले के अंदर है? अजमेर के तारागढ़ के दुर्ग के अंदर है। ये हजरत मीरान शाह की दरगाह पर विशेष बात अपने को दिमाग में रखनी है, परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। इसके अलावा एक यहां पर गुफा कह दीजिए, सुरंग कह दीजिए, वो है सीसा खान सुरंग। सीसा खान सुरंग। अब ये सीसा खान सुरंग बड़ी रहस्यमयी है, वास्तव में कब बनी अलग अलग मतांतर है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के काल में ये सीसा खान सुरंग बनी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे मिथक है, इसी सुरंग के रास्ते से अजमेर के तारागढ़ से चामुंडा माता, जिसको पृथ्वीराज अपनी इष्ट देवी के रूप में मानते थे, चामुंडा माता का एक पुराना मंदिर अजमेर में भी है ना, तो कहते हैं कि इसी सीसा खान की सुरंग के माध्यम से, सीसा खान की गुफा के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान अपनी इष्ट देवी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, मतलब उनका वीआईपी रास्ता था। तो कहने का मतलब ये सीसा खान सुरंग है। हो सकता है इसका नाम सीसा खान इसलिए है क्योंकि बहुत पहले जो आज सीसा खान क्षेत्र है वहां सीसा निकलता होगा, इसलिए नाम उसका सीसा खान सुरंग पड़ गया। ये सीसा खान सुरंग है ना, इसका एक मुख तो तारागढ़ में जाकर खुलता है, एक मुख तो अजमेर के तारागढ़ में जाकर खुलता है, और ये जो दूसरा मुख है, मतलब बाहर का रास्ता, वो शहर के बाहर जंगल की तरफ जाता है। शहर के बाहर जंगल की तरफ वो उसका मुंह जाता है। तो कहने का मतलब सीसा खान सुरंग अजमेर के तारागढ़ से जुड़ी हुई है, और ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, ऐसा मिथक है कि अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज अपनी इष्ट देवी चामुंडा, इष्ट देवी हालांकि उनकी आशापुरी माता भी थी और शाकंभरी माता भी थी, जीण माता तो चलो मानते ही थे, तो लेकिन चामुंडा माता को भी वो अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते थे। इष्ट देवी मैंने कहा ना, आराध्य देवी, तो चामुंडा देवी के मंदिर जाने के लिए वो इस सीसा खान सुरंग का प्रयोग किया करते थे। ये एक प्रकार का क्या है, मिथक कह दो, एक प्रकार की किंवदंती कह दो, एक प्रकार की जनश्रुति कह दो। वो जनश्रुति है कि इस रास्ते से चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए पृथ्वीराज जाया करते थे। आपको और बताना चाहूंगा कि सीसा खान सुरंग की बात तो हम करते ही है, लेकिन सीसा खान सुरंग की बात जब होती है तो यहां चश्माए नूर के झरने की बात भी होगी। आपको ध्यान हो, चश्माए नूर के झरने की बात भी होती है। चश्माए नूर के झरने की बात कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। नूर एक मुगल शासक था जिसका नाम था मोहम्मद नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन जहांगीर की चर्चा करते हैं हम। सुरंग से निकलने के रास्ते पर तारागढ़ के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां एक झरना है, उस झरना का नाम है चश्माए नूर का झरना, और इस चश्माए नूर के झरने के पास में चश्माए नूर के महल, चश्माए नूर का झरना और चश्माए नूर का महल। आपको ध्यान हो, चश्माए नूर का की जगह चश्माए नूर के महल, चश्माए नूर का झरना और पास में चश्माए नूर के महल। तो ये चश्माए नूर का झरना जो है ना, वो तारागढ़ के किले का मुंह जो सीसा खान सुरंग के पास है, वहां पे हमें पास में ही ये चश्माए नूर का झरना दिखाई देगा। ये किसके काल का है? नूरुद्दीन जहांगीर के काल का। अब जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन जहांगीर, तो नूरुद्दीन में नूर आ गया, और जहांगीर और नूरजहां की कहानी भी आपको पता है। तो नूरुद्दीन ने अपने नाम नूर से रखा या नूरजहां के नाम से रखा, लेकिन इसके साथ में नूर जरूर लग गया, और चश्मा का मतलब होता है तालाब। तो ये चश्माए नूर का झरना, चश्माए नूर का जलाशय, तो चश्माए नूर का झरना और चश्माए नूर के महल, जो चश्माए नूर के पास में महल बने हुए, वो किसके बनाए हुए? वो जहांगीर के काल के बनाए हुए हैं। बताना चाहूंगा, चश्माए नूर का झरना और चश्माए नूर के महल वो नूरुद्दीन जहांगीर के काल के हैं, और इसीलिए चश्मा मतलब पानी का स्रोत है, और चश्मा पानी का चश्मा, और नूर मतलब नूरुद्दीन जहांगीर। तो कहने का मतलब नूरुद्दीन जहांगीर के काल के है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका नाम चश्माए नूर का झरना और चश्माए नूर के महल पड़ गया। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अजमेर के इस तारागढ़ के बारे में हजरत मीरान शाह की दरगाह की बात हम करते हैं,
हम बात 14 बुर्जों की करते हैं, हम बात सीसा खान सुरंग की करते हैं, हम बात चश्माए नूर के झरने और चश्माए नूर के महलों की करते हैं, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ पानी के स्रोत भी है, पानी के स्रोत, पानी के झालरे भी है। पानी के झालरे कहते हैं कि अब कुछ संख्या में कहीं 5 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा, तो यहाँ पर पानी के क्या है, झालरे भी है। पानी के झालरे, पानी के स्रोत, पानी के तालाब, जैसे नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा है, जैसे इब्राहिम खां का झालरा है, इब्राहिम खां का झालरा, लगभग 7 के आसपास झालरे ऐसे होने चाहिए। आपको ध्यान हो, नाना साहब का झालरा है, इसी तरीके से इब्राहिम खान का झालरा है, इसी तरीके से गोल झालरा है, बड़ा झालरा है। तो अपने को सारे झालरों के नामों पर जाना नहीं है, लेकिन ऐसे पानी के झालरे भी बने हुए हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस तारागढ़ के दुर्ग के भीतर एक ऐसा नीम का पेड़ है, एक ऐसा नीम का पेड़ है जिस मां को संतान नहीं है, मतलब जो बांझ स्त्री है। ऐसी मान्यता है कि तारागढ़ दुर्ग में जो नीम का पेड़ है उसका फल अगर ऐसी बांझ स्त्री खा ले तो ऐसी स्थिति के अंदर संतान का सुख उसे मिलता है, संतान की उसे प्राप्ति होती है। ये केवल मिथक है, बाकी इसकी कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है, मगर तारागढ़ के दुर्ग के संदर्भ में इस प्रकार का मिथक भी हमें दिखाई देगा। इस प्रकार के मिथक को भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। आपको ध्यान हो, अरावली का अरमान हम लोग इस तारागढ़ के किले को कहते हैं। ये तारागढ़ का किला घोड़े की मजार भी है, नाना साहब का झालरा भी है, लेकिन एक और बढ़िया बात बता रहा हूं, यहां पर रूठी रानी के महल भी है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जोधपुर के राजा मालदेव, और जोधपुर के राजा मालदेव, उनकी एक पत्नी थी ना, जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी जिसका नाम था उमादे, और उस उमादे को हम क्या कहते हैं, रूठी रानी कहते हैं। ये रूठी रानी मालदेव से रूठ गई थी, शादी की पहली रात ही, शादी की पहली रात ही, यानी सुहाग रात को कहते हैं। सुहाग रात मालदेव की थी और उमादे को ब्याह कर लाए थे, और मालदेव सुहाग रात के दिन ही उमादे मालदेव से रूठ गई, और रूठ कर कहां चली गई, रूठ कर चली गई अजमेर के तारागढ़ के किले के अंदर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रूठी रानी कहते हैं। और ये फिर जिंदगी भर अपने, आपको ध्यान हो, अपने पति से दूर तारागढ़ के किले में रही। एक बार मालदेव ने भेजा था आशा बारठ को लेने के लिए कि रूठी रानी को मना कर लाए। आशा बारठ गए और उमादे मान भी गई, उमादे मान गई, और उमादे रवाना होते तो डोली पे बिठाते ना, तो उमादे मान, क्योंकि वो रानी थी, उमादे मान गई कि भाई नाराजगी दूर करो और चलो मेहरानगढ़। लेकिन जो ही रवानगी का समय आया और आशा बारठ ने एक दुआ बोल दिया। क्या बोला, पीव रखे तज मान, मान रखे तज पीव, यानी पिया रखना है तो आत्म स्वाभिमान को छोड़ दे, और आत्म स्वाभिमान रखना है तो पिया को छोड़ दे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आशा बारठ मालदेव के कहने पर उनकी धर्म पत्नी को मनाने के लिए गए थे, कि मनाने के बहाने उसको और भड़काने के लिए गए थे। कहने का मतलब वो उमादे। इसीलिए कभी आपकी पत्नी नाराज हो तो मनाने के लिए किसी और को ना भेजे, खुद जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। तो कहने का मतलब उमादे, ये रूठी रानी जिसको हम कहते हैं, इसको मनाने के लिए आशा बारठ गए, लेकिन मौन भी गई। पहले तो काम पूरा कर लियो कि मैं तो मनाए रो, लेकिन मनाने रे बाद में बे लाइना बोलने की जरूरत की थी। मौन रखे तज पीवन, पीव रखे तज मौन, न ए मौन्यारा ने तजारा। तो रूठी रानी रूठ गई, और रूठ कर फिर इसी अजमेर के तारागढ़ के किले में जिंदगी भर बैठी रही। ये कहानी भी अजमेर के तारागढ़ के किले के संदर्भ में आती है। तारागढ़ के किले के संदर्भ में
बहुत सारी बातें जो जरूरी थी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैंने आपको बताई है, लेकिन अजमेर के तारागढ़ की बात हमने की है तो हम अजमेर के एक और किले की चर्चा भी यहां पर करेंगे। वो है अजमेर के अंदर ही स्थित अकबर का किला। अजमेर के अंदर एक और किला है जिसको हम अकबर का किला कहते हैं। एक और किला है जिसको हम मैगजीन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन मतलब हथियार, हथियारों वाला किला। एक दुर्ग जिसे अकबर का किला कहते हैं, एक दुर्ग जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं। ये दुर्ग भी कहां है? ये दुर्ग भी अजमेर की धरती पर है। ये दुर्ग भी कहां है? ये दुर्ग भी अजमेर की धरती पर है। बात अजमेर की धरती पर स्थित राजस्थान के मैगजीन दुर्ग की बात हम करें, आपको बताना चाहूंगा अकबर का किला। अकबर राजपुताने की धरती पर आता था और स्पेशली अजमेर आता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए। बार बार अपनी जिंदगी में अकबर कई बार अजमेर आया, और अपनी जिंदगी में अकबर जब अजमेर आया और 1570 के दौर में जब वो अजमेर आया तो 1570 में उसने नागौर दरबार तो लगाया ही था, लेकिन वही समय था 1570 71 से लेकर और 73 74 के बीच एक किला बना था। उस किले को हम कहते हैं अकबर का किला। और वो अकबर का किला किस शासक के काल में बना? तो सीधी सी बात है, जब नाम ही अकबर का किला रखा है, जब सीधी सी बात है कि नाम ही अकबर का किला रखा है, तो किसके काल में बना होगा? वो किला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया। वो किला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया। अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया और कहते हैं कि 3 से 4 साल का समय इस किले को बनने में लगा। मतलब 1570 में जब नागौर दरबार लगा था वही दौर था 1570 71 से 73 74 के बीच लगभग। यह किला अकबर के द्वारा बनाया गया। अकबर के द्वारा यह किला बनाया गया। अब अकबर ने यह किला बनाया, लेकिन आज हम इस किले को मैगजीन दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये किला जहां कालांतर में क्या रखे गए? 1818 के अंदर इस किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मैं थोड़ी पहले की बात है और हल्दीघाटी युद्ध पर भी बात करूंगा, लेकिन एक जानकारी दे दूं कि इसको मैगजीन दुर्ग क्यों कहते हैं। 1818 के अंदर इस किले पर मैं कहना चाहूंगा अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। और 1818 में जब अंग्रेजों का इस किले पर अधिकार हुआ तो ये किला एक तरीके से शस्त्रागार में कन्वर्ट हो गया। इस किले के अंदर हथियार रखे गए, गोला बारूद रखे गए, और हथियार गोला बारूद इनको क्या बोलते हैं? मैगजीन बोलते हैं। इसलिए इनको ही, हथियारों को गोला बारूदों को क्या बोलते हैं? मैगजीन बोलते हैं। इसलिए इस किले का नाम क्या पड़ गया? इसलिए इस किले का नाम मैगजीन दुर्ग पड़ गया। पहले इसको अकबर का ही किला कहते थे, अकबर का किला कहते थे, अजमेर का किला कह दो। वैसे अजमेर का किला जमेरू भी है, अजमेर का किला ये भी है। तो 1818 के अंदर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, फिर ये शस्त्रागार में कन्वर्ट हुआ, और शस्त्रागार में जब ये कन्वर्ट हुआ तो हथियार गोला बारूद मैगजीन रखी गई और ये किला मैगजीन दुर्ग के नाम से लोकप्रिय हो गया। और आज की तारीख में इसको मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला, अजमेर किला, अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, इनमें से कोई भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। वैसे अजमेर का किला तो अजमेरू दुर्ग को कहे तो ज्यादा बढ़िया, पर इसको भी लोग अजमेर का किला कहते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा, शहर के मध्य के अंदर ये किला है, अजमेर सिटी के भीतर, सिटी के बीच में ये किला है। और इस किले को अकबर ने बनवाया। और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, देखिए किला आप देख सकते हैं, ये किला आपके सामने है। ये राजस्थान के किलों से हटकर आपको दिखेगा, और राजस्थान में ये कहूंगा कि पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग शैली पर बना किला है। ये किला है ना, राजस्थान का कोई किला आपको नहीं दिखेगा। मैं तो मानूंगा एकमात्र किला, लेकिन एकमात्र, अब कोई और हो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक दिखाई देता है एकमात्र ये पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली पर बना किला, पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली पर बना किला। राजस्थान का इकलौता किला भी इसको कह सकते हैं जो पूरा का पूरा मुस्लिम शैली के अंदर बना। पहला तो है ही
पहला तो है ही जो प्योरली मुस्लिम फोर्ट आर्किटेक्चर पर बना, दुर्ग स्थापत्य शैली के ऊपर बना, आर्किटेक्चर स्टाइल में बना, तो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली का ये किला। अब इसके ऊपर आप हेडिंग देखिए क्या लिखा है, राजकीय संग्रहालय अजमेर। वर्तमान में ये राजकीय संग्रहालय के रूप में कन्वर्टेड है, इसलिए इस किले का नाम अब मैगजीन दुर्ग की जगह इसके ऊपर लिखा हुआ है राजकीय संग्रहालय अजमेर। ठीक है, बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली पर बना यह किला है, अकबर का किला है, शहर के बीच में है। और इस किले की विशेष बात क्या है, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना अकबर ने बनाई थी, कभी मौका मिलेगा राजस्थान के इतिहास में तो हल्दी घाटी युद्ध पर बात करेंगे। अकबर, आपको ध्यान हो, अकबर का जब मैगजीन दुर्ग में दरबार लगा, बात मार्च 1576 के अंतिम दिनों की है। अकबर का जब मैगजीन दुर्ग में दरबार था, मार्च 1576 की बात है, 1576 के मार्च महीने के लास्ट की बात है। और उस समय हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कभी आ जाए परीक्षा में कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप कौन से किले में दिया था, मैगजीन दुर्ग में दिया था। हल्दी घाटी की युद्ध की योजना 1576 के जून महीने में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। मार्च 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी और यहीं से मान सिंह अकबर की सेना लेकर हल्दी घाटी के लिए रवाना हुआ। यह बात अलग है कि बीच में वो मांडलगढ़ रुका जहां उसने अपनी सेना की अंतिम तैयारी की। तो मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना, मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना हुई। हल्दी घाटी युद्ध के लिए अकबर के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जो प्रस्थान किया था, मार्च 1576 में योजना बनी और 2-3 अप्रैल 1576 को मान सिंह यहां से शाही सेना लेकर रवाना हुआ, मांडलगढ़ में अंतिम तैयारी की और फिर 18 या 21 जून, इतिहास में 2 तारीखें चलती है, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। उस पर चर्चा कभी अपन हल्दी घाटी का युद्ध जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से किले में बनी, वो योजना बनी अजमेर के इसी मैगजीन के किले में। एक ऐतिहासिक घटना इस अजमेर के मैगजीन दुर्ग के बारे में और आती है। कहते हैं आपको ध्यान हो, 1613 से 1615 के बीच जहांगीर का पुत्र खुर्रम और मेवाड़ के राणा अमर सिंह प्रथम के बीच में दिवेर की लड़ाई हुई और जिसके बाद में एक समझौता हुआ था खुर्रम और अमर सिंह के बीच। या खुर्रम तो चूंकि राजकुमार था जो युद्ध करने गया था, राजा था जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ संधि जो हुई वो इतिहास में लोकप्रिय है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस समय मेवाड़ मुगल संधि हुई उस समय जहांगीर इसी मैगजीन के दुर्ग के भीतर था। जहांगीर जो था ना, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जहांगीर मैगजीन दुर्ग के मुख्य दरवाजा जिसको कहते हैं जहांगीरी दरवाजा, उस जहांगीरी दरवाजे में बैठकर झरोखा दर्शन दिया करता था, मतलब झरोखे से लोगों से मुलाकात किया करता था। तो ये जो मैगजीन का दुर्ग है, इस मैगजीन के दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है? इसका मुख्य दरवाजा है जहांगीरी दरवाजा। जहांगीर भी यहां रुका था, ध्यान देना। जिस समय मेवाड़ के राणा अमर सिंह प्रथम के साथ में खुर्रम की जो लड़ाई हुई थी, दिवेर की सेकंड लड़ाई 1613 से 15, उस समय जहांगीर यहीं पर था। खुर्रम तो गया था युद्ध लड़ने, लेकिन जहांगीर यहीं था। तो मुख्य दरवाजा जो है वो जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इसी जहांगीरी दरवाजे पर कहते हैं कि ऊंचे झरोखे में बैठकर वो लोगों को दर्शन देता था, आने वालों से मिलता था झरोखे में बैठकर और जनता को दर्शन देता था और अपना न्याय करता था, एक तरीके से मैं ये कहूंगा। तो जहांगीर जो है ना, वो जहांगीरी दरवाजा जो इसका मुख्य दरवाजा है, वहीं बैठकर झरोखा दर्शन करता था, जनता से वार्तालाप करता था। और वहीं पर 10 जनवरी
1616 के दिन 10 जनवरी 1616 को अजमेर के इसी मैगजीन किले में जब जहांगीर झरोखा दर्शन दे रहा था, तब एक अंग्रेज दूत आया था जिसका नाम था टॉमस रो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। तो टॉमस रो से जो मुलाकात हुई थी जहांगीर की, वो इसी मैगजीन के दुर्ग में हुई थी। ये आप भारतीय इतिहास में भी पढ़ते हैं। टॉमस रो से जहांगीर की जो मुलाकात है, जिसमें जहांगीर ने, आपको ध्यान हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति जो दी, व्यापार की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मांगने के लिए अंग्रेजों का दूत टॉमस रो जो आया था जहांगीर से मिलने के लिए, वो इसी जहांगीरी दरवाजे पर जहांगीर जब झरोखा दर्शन देता था, कहते हैं कि 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से इसी मैगजीन किले के मुख्य द्वार जहांगीरी दरवाजे पर जहांगीर जब झरोखा दर्शन दे रहा था तब हुई थी। और बाद में जहांगीर के सामने प्रस्तुत होकर अपना परिचय प्रस्तुत किया था टॉमस रो ने। ये बात भी हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। बताना चाह रहा हूं एक बात और, 1908 के बाद कहते हैं कि इसे म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। 1908 के अंदर ये म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसका नाम हो गया राजपुताना म्यूजियम। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया राजपुताना म्यूजियम और वर्तमान में लिखते हैं राजकीय संग्रहालय अजमेर। 1908 के अंदर ये म्यूजियम बन गया और इसको राजपुताना म्यूजियम के नाम से जाना गया और वर्तमान के अंदर इसको कहते हैं राजकीय संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम अजमेर। वर्तमान के अंदर ये जो मैगजीन दुर्ग है ना, ये राजकीय संग्रहालय के रूप में है। इसका नाम है राजकीय संग्रहालय अजमेर। ये आप इसका जो पिक देखेंगे, इस पे लिखा है राजकीय संग्रहालय अजमेर। तो 1908 के बाद ये राजपुताना म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट हो गया और वर्तमान में ये राजकीय संग्रहालय के नाम से ये जाना जाता है। तो कुल मिला के ये अजमेर शहर के मध्य स्थित ये मैगजीन का किला है। अकबर ने बनाया इसलिए अकबर का किला था, कालांतर में हथियार रखे गए इसलिए मैगजीन का किला था और वर्तमान में ये गवर्नमेंट म्यूजियम के रूप में संचालित हो रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अजमेर के 2 किलों की बात की। एक था अजमेर का तारागढ़ किला और एक था अजमेर का अकबर का किला, जिसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही दुर्ग सीधा आपके दिलो दिमाग में बैठे होंगे और राजस्थान कला और संस्कृति की राजस्थान दुर्ग श्रृंखला का जो लुत्फ आप उठा रहे हैं, इसका 14वां भाग आज हमने प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर पढ़ते रहिएगा। अगले भाग के अंदर जल्दी आपसे फिर मिलने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।